हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है फेराडे का द्वितीय नियम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज जो है हम लोग न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा न्यूमेरिकल। तो हम लोग न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं आज। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अब, क्योंकि थ्योरी सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं, उसी टाइम पर वो बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद रख देते हो बंद करके, है ना। अब जब थ्योरी पढ़ोगे ही नहीं, जो मैंने पढ़ाई है कम से कम वो तो पढ़ो। एनसीईआरटी तो पढ़ ली तुम लोगों ने, पढ़ते ही नहीं हो तुम तो कम से कम जो मैं पढ़ाता हूँ वो तो पढ़ो, तभी तो न्यूमेरिकल होंगे। तुम तो सोचते हो बस सर ने पढ़ा दिया न्यूमेरिकल अब हो जाने चाहिए, तो ऐसे नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ सब स्टैंडर्ड फॉर्म में कराता हूँ, तो अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामने लिखा हुआ है आपके पास में। किसी धातु तार में 2 घंटे के लिए 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। इस तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, है ना। तो हमें पता है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि जो धारा का प्रवाह होता है कहीं पर भी, तो वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो मेटेलिक तार हो जिसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है, या वैद्युत अपघट्य हो जिसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, एक तो धात्विक तार होता है और एक जो है वैद्युत अपघट्य होता है। तो धात्विक तार जैसे उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सॉरी, जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कोई मेटेलिक तार है, तो मेटेलिक वायर, अगर मैं धातु तार की बात करूं, तो धातु तार में जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जबकि अगर मैं वैद्युत अपघट्य की बात करूं, जिसमें हम लोग वैद्युत अपघट्य पढ़ते हैं, तो उनके अंदर अगर मैं बोलूं कि धारा का प्रवाह हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा होगा? वो आयन की वजह से होता है। वो किसकी वजह से होता है? आयन की वजह से। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि आगे जाके अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं धात्विक तार या धात्विक चालकता या फिर वैद्युत अपघट्य चालकता, ये क्या होती है, क्या क्या अंतर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन है धातु तार वाला। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर जो है धारा का प्रवाह हो रहा होगा। हमसे बोला है कि इतनी धारा का प्रवाह अगर वहां पे हो रहा है 2 घंटे के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रवाहित हो रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तभी धारा आ रही होगी, आई, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं कि इस तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे अगर 2 घंटे के लिए 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती। आई का मान हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर, और घंटे मतलब समय हमें दे रखा होगा कितना? 2 घंटे, 2 आवर्स। अब हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निकालना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वहां पे आवेश निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा मुझे? क्यू आवेश निकालना पड़ेगा। तो देखो क्यू आवेश निकाल लो। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो क्यू है इसका मात्रक होता था एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि जो समय है 2 घंटे, इसको मुझे किस में बदलना पड़ेगा? सेकेंड में। अगर नहीं बदला है तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, आई का मान है 0.5 एम्पियर, मतलब 1/2 लिख दूं उसको मैं। और समय आपके पास में होगा यहां पर 2 घंटों को बदलोगे मिनट में, और फिर मिनट को बदलोगे किस में? मिनट को बदलोगे आप सेकंड में। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, ये 0.5 को 1/2 लिखा मैंने, और 60 इंटू 60 बराबर कितना? 3600 कुलाम। ठीक है, क्यू बराबर क्या? क्यू का जो मात्रक है वो एक्चुअली में कुलाम में होता है। आवेश जो है वो कुलाम में लिखा हम लोगों ने, 3600 कुलाम। ठीक है, तो अब देखो रियल में यहां पर जो तार है इसमें कितने आवेश प्रवाहित हो रहा है? 3600 कुलाम। इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालने हमें कि इतना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रवाहित हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? हम लोग जानते हैं 1 फेराडे के बारे में, 1 फेराडे आवेश के बारे में। जब 1 फेराडे आवेश होता है तो ये कब होता है? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रवाहित किए जाते हैं। 1 फेराडे आवेश के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए गए होंगे, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? 1 फेराडे मतलब कि 96500 कूलम। ये हम लोग जानते हैं
ये चीज हम लोग जानते हैं कि 1 फेराडे आवेश के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रोवाइड किए गए होंगे। ठीक है, 1 फेराडे आवेश मतलब कि 96500 कूलाम। तो 96500 कूलाम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3600 कूलाम आवेश के लिए 3600 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हम लोगों को चाहिए रहे होंगे? तो कैसे निकालोगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6.02 इंटू 10⁻23 बटा 96500 इंटू 3600। सिंपल सी कैलकुलेशन है मैथ्स। ठीक है, ये तब निकाल पाए हम लोग जब हम लोगों ने देख लिया कि आवेश कितना है। अगर आवेश नहीं निकाल पाते तो फिर आंसर भी नहीं निकाल पाते। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कैलकुलेशन कहाँ करोगे आप, आलसी कहेंगे। 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था और आसानी से हो भी गया, है ना। और एक बात मुझे और बोलनी थी, आज आपके टेस्ट के मार्क्स मेरे पास आए। लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी लास्ट सेशन में कि आप लोग को मार्क्स अच्छे चाहिए तो कोशिश करो कि जो आपके जो गलत आंसर कर रहे हो आप वो सबसे कम करो, है ना। गलत आंसर कम से कम करो। अगर आपको डाउट है थोड़ा सा भी कि नहीं ये गलत हो सकता है तो मत करो उसको। अगर आप लोगों ने गलत क्वेश्चन कम करना शुरू कर दिया तो अपने आप आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। एक स्टूडेंट के मार्क्स देखे थे मैंने आज, बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन फिर भी 30-33 क्वेश्चन गलत कर रखे हैं। अब मान लो 30-33 क्वेश्चन अगर गलत कर रखे हैं तो आपकी जो रैंक है नीट के अंदर वो कितनी नीचे खिसक चुकी होगी, है ना। जेई वालों की भी ये बात कर रहा हूं। 33 क्वेश्चन का मतलब ये मान लो आप कम से कम 1-1.5 लाख रैंक आप नीचे आ गए, 1 से 1.5 लाख रैंक। तो क्वेश्चन जो है कम से कम गलत करने की कोशिश करो, माइनस मार्किंग कम से कम करो, जो आपको आता है वही करो, क्योंकि छोड़ने के तो मार्क्स कट नहीं रहे, है ना। लेकिन आप सोचते हो चलो तुक्का ही लगा दे, लेकिन तुक्के के चक्कर में आपके मार्क्स कट जाते हैं उल्टे। और तुक्के लगाने तो स्मार्ट तुक्के लगाओ फिर, और तुक्के वहां लगाना चाहिए जहां पे थोड़ा बहुत आइडिया होता है। बहुत से बच्चों को तो क्वेश्चन में आइडिया ही नहीं होता क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं, फिर भी तुक्के लगते हैं। कैसे लगते हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। ये कोई तुक्के लगाने का तरीका नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट्स थे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.13। क्वेश्चन नंबर 3.13 में पूरा नहीं लिख रहा हूं, है ना, शॉर्ट में मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया। सिर्फ हमसे बोला गया है कि कैल्शियम गलित अवस्था में कैल्शियम क्लोराइड है, उसमें से यदि मुझे 20 ग्राम कैल्शियम निकालना है, मतलब निकालना क्या है, आपको जाके इलेक्ट्रोड पर जाकर विक्षेपित करना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है Al2O3 में से, गलित Al2O3 में से 40 ग्राम एल्यूमिनियम को विक्षेपित करना है। ठीक है, इसमें से इतना करना है और इसमें से इतना करना है। तो उपरोक्त विक्षेपित करने के लिए, उपरोक्त विक्षेपित करने के लिए कितनी धारा चाहिए, है ना, कितनी धारा का प्रवाहित करूं मैं कि गलित अवस्था में कैल्शियम क्लोराइड में से 20 ग्राम कैल्शियम विक्षेपित हो जाए और 40 ग्राम एल्यूमिनियम विक्षेपित हो जाए, किसमें से? Al2O3 गलित अवस्था में। इसको बोला जाता है एलुमिना। ये गलित अवस्था में Al2O3 है, इसको बोला जाता है एलुमिना। नाम याद रखना, फिर से पूछा जाएगा आपसे कहां पे, जब आप लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे, एलुमिना। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रहा है गलित अवस्था में CaCl2 है। भाई जैसे आपसे पूछा जाए ना कितनी धारा प्रवाहित होगी, विक्षेपित वाली चीजें, ये सब, वैसे समझ लो Q बराबर IT, कहीं ना कहीं तो लग ही रहा है ना। गलित अवस्था में CaCl2, इसको अगर आप तोड़ इलेक्ट्रोलाइज करने जाओ, इसका वैद्युत अपघटन करने जाओ, तो वैद्युत अपघटन करते वक्त यहाँ पे दो तरह के आयन आपको मिलेंगे, एक होगा कैल्शियम +2 और एक होगा Cl-। हमें बात की गई है कैल्शियम +2 की, है ना। 20 ग्राम कैल्शियम को विक्षेपित करवा रहे हैं
ठीक है। तो विक्षेपित कहां पे होगा? कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा? अपचेन रिएक्शन। अपचेन रिएक्शन मतलब कि वहां पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण किए गए होंगे। तो कैल्शियम +2 को देखो आप, तो कैथोड पे विक्षेपित कौन होगा? कैल्शियम +2 आयन। कैल्शियम +2 आयन जो है कैसे विक्षेपित होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, और विक्षेपित हो जाएगा ये कैल्शियम में। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। तो कैथोड पर कैल्शियम विक्षेपित हो रहा है। अब अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन जो है बैलेंस है, और चूंकि ये बैलेंस है, तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, रस समीकरण मिति के अनुसार ये कितने मोल बन रहा है यहां पर। तो स्टोइकियोमेट्री हमें मोल की इंफॉर्मेशन देती है ना, सूचना देती है, हमें अणुओं के बारे में सूचना देती है, हमें अगर गैस है तो उसके आयतन के बारे में एसटीपी पर सूचना देती है। तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री हमें क्या सूचना दे रही है कि जो कैल्शियम यहां पे बन रहा है, अगर इसके आगे 1 लिखा हुआ है और रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब ये कितने मोल है यहां पर? 1 मोल। ठीक है, तो आपको पता है 1 मोल अगर सब्सटेंस हमें जो है पदार्थ विक्षेपित करना है, तो उसके लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, आइडियली रिएक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर यह मैंने यहां पे बात कर ली किसकी? मोल की, तो इलेक्ट्रॉन भी किस में होंगे? यहां पे मोल में होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी मोल में है, ये भी मोल में है, ये भी मोल में। ठीक है, तो 1 मोल कैल्शियम विक्षेपित करने के लिए हमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन। याद करो, जब मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था तब बताया था, और वो एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको H2SO4 वाला, तब मैंने आपको बताया था कि 2 फेराडे H2SO4, 2 मोल H2SO4 के लिए, सॉरी 1 मॉलिक्यूल जो है H2SO4 बराबर 1 फेराडे था। इस टाइप में मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो उसी तरीके से यहां पर भी है, जस्ट कि अगर 1 मोल कैल्शियम यहां से बाहर निकल रहा है, उसके लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहां पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो 1 मोल कैल्शियम का मतलब होता है 3 मतलब होते हैं 1 मोल के। एक तो अवोगाद्रो के रूप में, एक भार के रूप में, मोलर द्रव्यमान के रूप में, और एक आयतन के रूप में, मोलर आयतन के रूप में। तो यहां पर कैल्शियम जो है, इसका 1 मोल अगर मैं बात करूं तो 40 ग्राम के बराबर होगा, है ना। 1 मोल बराबर क्या होता है? किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान कितना होगा कैल्शियम का? 40। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? 2 फेराडे। ठीक है, 2 फेराडे मतलब कि 2 × 96500 कूलम। क्लियर? या फिर इतना ही रहने दो आप। तो 40 ग्राम कैल्शियम को अगर विक्षेपित करना है, किसमें से? कैल्शियम क्लोराइड में से, गलित अवस्था में, तो हमें कितने आवेश की जरूरत है? 2 फेराडे आवेश की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर 40 ग्राम कैल्शियम विक्षेपित करना है, विक्षेपित करने के लिए आवेश चाहिए कितना? 2 फेराडे। तो क्वेश्चन में तो हमसे सिर्फ 20 ग्राम की बात करी है ना। तो 20 ग्राम कैल्शियम विक्षेपित करने के लिए कितने आवेश की जरूरत होगी? 1 फेराडे ओनली। ठीक है, और 1 फेराडे बराबर कितना होगा? 96500 कूलम। ये आपका क्या आएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में Al2O3, और Al2O3 किस में है? गलित अवस्था में। गलित अवस्था में Al2O3। इसको जब आप लोग इसका अगर आप क्या करना चाह रहे हो, यहां पर वैद्युत अपघटन करना चाह रहे हो, तो यहां पर 2 तरह के आयन होंगे। एक तो होगा एल्यूमिनियम +3 आयन, और दूसरा होगा 3O2- आयन। ठीक है, इससे मुझे मतलब है ही नहीं। मुझे किससे मतलब है? इससे, क्योंकि कैथोड पे कौन विक्षेपित हो रहा है? धनायन। ठीक है, एल्यूमिनियम +3 आयन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन, और किस में विक्षेपित हो जाएगा? एल्यूमिनियम में। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है। यहां पर जो है, चूंकि ये हाफ रिएक्शन है इसलिए बैलेंस इसी को बोलेंगे, है ना। कितने मोल है एल्यूमिनियम के? 1 मोल।
अगर मोल में मैंने बात कर ली इसकी, तो इलेक्ट्रॉन भी किस में होंगे, मोल में। कितने मोल इलेक्ट्रॉन है यहां पर, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेराडे। और 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब कितना होगा बताओ, इसका मोलर द्रव्यमान जो कितना होता है 27 ग्राम, ठीक है। आगे चलो, अगर 27 ग्राम एल्यूमिनियम विक्षेपित करने के लिए आवेश चाहिए कितना, 3 फेराडे, तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम विक्षेपित करने के लिए कितना आवेश चाहिए होगा, 3/27 इंटू 40। इसको सोल्व करना आप, तो 3 से 27 कटेगा 9 बार, 9 से 40 कटेगा 4.44 फेराडे। इतना आवेश हमें चाहिए 40 ग्राम एल्यूमिनियम को विक्षेपित करने के लिए, ठीक है। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम को विक्षेपित करने के लिए हम लोगों ने आवेश निकाल लिया 4.44 फेराडे। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ था नहीं इनके अंदर, ठीक है। लेकिन अंदर से चाह होनी चाहिए सोल्व करने की, बेमतलब डाउट्स पूछे जा रहे। करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन पहले भी, ठीक है। जब मैंने Q बराबर IT पढ़ाया है ना, जब फेराडे का प्रथम नियम पढ़ाया, तब ये सारे कंसेप्ट पहले भी बता चुका हूं। लेकिन वही चीज है, वो आप थ्योरी पढ़ोगे नहीं, है ना, तो फिर क्वेश्चन कहां से होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.15, एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3.15। ध्यान से देखो 3.15, निकल नाइट्रेट एक विद्युत अपघट्य है जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में भरा गया है। मतलब एक बीकर ले लिया हम लोगों ने इस तरीके से, और यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इनको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाह की जा रही, कितने घंटे के लिए, सॉरी 20 मिनट के लिए, ठीक है। और यहां पर जो भर दिया गया है आपका वो है निकल नाइट्रेट, निकल नाइट्रेट। हमसे पूछा गया कैथोड पर विक्षेपित निकल का द्रव्यमान क्या होगा। अभी जस्ट क्वेश्चन किए ना 2, बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक जैसे क्वेश्चन के डाउट। तो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोगों ने धारा प्रवाह की है ना, और वहां पर क्या भरा गया है, निकल नाइट्रेट। अब ये जो निकल नाइट्रेट है ये एक्वस फॉर्म में है। अब कैथोड पर कौन विक्षेपित होगा, तो ऑब्वियसली बात है, अगर निकल की बात कर रहे हैं तो कैथोड पर निकल +2 आयन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकल में विक्षेपित हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि निकल नाइट्रेट जो है, अगर इसको आप लोग आयन में तोड़ो तो यहाँ पे 2 तरह के आयन बनेंगे, एक निकल +2 और दूसरा NO3- आयन। इससे हमें मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, निकल +2 आयन से मतलब, ठीक है। निकल +2 आयन जो है वो जाकर इलेक्ट्रॉन लेकर किस में विक्षेपित हो जाएंगे, निकल में, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, कैथोड पर विक्षेपित निकल का द्रव्यमान निकालना है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, आइडियली चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, और फिर हम लोगों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे है, सबसे पहले आप देखो कितनी धारा कितने समय के लिए प्रवाहित की गई है, तो आवेश निकाल लो, है ना। आवेश देखो निकाल लो, इधर निकाल देता हूं मैं, Q बराबर I इंटू टी, है ना, एम्पियर इंटू सेकेंड कुलाम। तो T किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो देखो I का मान दे रखा है 5 एम्पियर, और जो समय है वो है 20 मिनट। अब 20 मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लो बच्चों, सेकंड में, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास में 6 दूनी 12, 1200 इंटू 5, 12 पंजे 60, तो 6000 कुलाम समथिंग ये आवेश आएगा, है ना। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इतना आवेश अगर मैं प्रवाहित करूं, मतलब 5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित कर रहा हूं, इसका मतलब कितना आवेश प्रवाहित कर रहा हूं, 6000 कुलाम, ठीक है। तो अगर इतना आवेश में प्रवाहित कर रहा हूं तो मुझे ये चेक करना है कि निकल जो है कैथोड पर कितना विक्षेपित होगा। अब आइडियली देखो आप क्या कर रहे हो, अब निकल का जो है द्रव्यमान वो होता है 58.7 ग्राम, निकल का एटॉमिक मास जो है वो होता है 58.7 ग्राम, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना।
अब देखो ये रिएक्शन थी, इसलिए रिएक्शन लिखना आप लोगों को पहले सिखा दी गई है। निकल जो यहां पर है, अगर स्टोइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग देखो तो कितने मोल है ये, 1 मोल। 1 मोल निकल मतलब कि कितने ग्राम, 58.7 ग्राम। ये 58.7 ग्राम कब विक्षेपित होगा, जब यहां से 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 फेराडे, 2 फेराडे मतलब कि 96500 इंटू 2। अगर इतना कुलाम आवेश हुआ तो इतना निकल बनता है। तो अगर इतना कुलाम आवेश होगा तो कितना निकल बनेगा, विक्षेपित होगा, है ना, वो चेक करना है। देखो कर लेंगे, अब क्या दिक्कत है। 2 इंटू 96500 कुलाम आवेश के लिए विक्षेपित निकल कितना होगा, 58.7 ग्राम। तो हमसे यह बोला गया है, बताइए अगर 6000 कुलाम आवेश के लिए विक्षेपित निकल की मात्रा, द्रव्यमान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 58.7 बटा 2 इंटू 96500 इंटू 6000। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका लगभग आंसर आने वाला है 1.825 ग्राम, 1.8 समथिंग आंसर आएगा। तो इतने कुलाम आवेश के लिए मुझे कितना चाहिए, 1.825 ग्राम निकल। ठीक है, इतना विक्षेपित होगा। अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन करना है 3.16। ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। ठीक है, फैराडे के सेकंड लॉ पर निर्भर है, बहुत इजी है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये भी कर लोगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।